ऑलराइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग करेंगे क्रोमेटोग्राफी। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाट बच्चों। हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एटीपी के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम एटीपी को इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला टॉपिक जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट तो नहीं है इन टर्म्स ऑफ एटीपी, बट आता है एटीपी में और कहीं जगह पर आपको देखने को मिलेगा, और खास करके एमसीक्यूज में भी आता है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। तो अगर आप सिर्फ देखें तो सिर्फ एटीपी के लिए नहीं बल्कि एमसीक्यू पेपर के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पर्पस क्या है, मतलब हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका पर्पस क्या होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो पहला पर्पस इज it can use for identification of pure or impure substances. ठीक है ना। So you can use it for the purity of substances. It can check the purity of the substances. Purity of the substances. तो एक बात तो हमारे पास ये हो गई बच्चों कि हम प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। तो जल्दी से मुझे बताओ बच्चों कि और क्या चीज किसी सब्सटेंस की प्योरिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटे जोहेर, थैंक यू जी। और क्या चीज हम लोग किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? वी नीड टू रिमेंबर दिस कि मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉलिड्स एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर द लिक्विड्स। वेरी गुड बच्चों, गुड जॉब। अगर बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, शार्प है, तो दैट मींस द लिक्विड इज प्योर। अगर मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, शार्प है, इसका मतलब सॉलिड इज प्योर। और अगर सॉलिड इम्प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जबकि लिक्विड अगर इम्प्योर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। So this is what we need to keep remember. This is the one of the technique which is used to check the purity of the substances. And if we want to be more more accurate, so this is considered as paper chromatography, that is a part of our syllabus. ठीक है ना। वैसे तो क्रोमेटोग्राफी बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देन जब हम प्योर सब्सटेंस निकाल सकते हैं इससे, तो हम इम्प्योरिटीज भी चेक कर सकते हैं, और कितनी इम्प्योरिटीज मौजूद है हम ये भी चेक कर सकते हैं। सो यू कैन चेक number of components as well in a mixture. It can check the number of components in the mixture. किसी भी मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, you can check it by this, right? और नंबर 3 is you can even check कि कोई हार्मफुल या हैजर्डस चीज तो यहाँ मौजूद नहीं है, और इस मिक्सचर में या किसी भी चीज में कोई हार्मफुल या कोई हैजर्डस चीज मौजूद है या नहीं, ये भी हम चेक कर सकते हैं। सो check it can check for suppose it can check the harmful species as well. हार्मफुल स्पीशीज या हार्मफुल कंपोनेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा, हार्मफुल कंपोनेंट इन द मिक्सचर। हम किसी मिक्सचर में ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई हार्मफुल चीज है या नहीं। जैसे फॉर सपोज कोई खाने की चीज है हमारे पास फॉर सपोज कोई खाने की चीज है इन सेंस कि हमारे पास कोई बच्चों के लिए टॉफीज हैं, या हमारे पास कोई कोई भी ऐसी चीज है जो कि जैसे कस्टर्ड पाउडर होता है, उसमें हम बहुत सारे जो है यूज कर रहे होते हैं कलरिंग एजेंट वगैरह, तो हम उसको भी चेक कर सकते हैं कि ये हम खाने के लिए इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं, इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। ठीक है भाई बच्चों। सो ये तीन इसके पर्पस हो गए। अब हम आगे चलते हैं और हम लगाते हैं इसका सेटअप। ठीक है ना भाई। क्या लगाते हैं बच्चों? इसका सेटअप, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको लगाएंगे और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हो और वो आपने नहीं करनी है। ठीक है ना। यू नीड टू सी द सेटअप कि हम इसको कैसे करेंगे और क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो कि हम इसमें कर सकते हैं और वो फिर हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई। सो लेट्स ड्रॉ दिस। फॉर सपोज मेरे पास सबसे पहले है एक बीकर बच्चों। एक कोई भी कंटेनर आप ले लें। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि आप बीकर ही लें, आप कोई सा भी कंटेनर बच्चों ले सकते हैं। ठीक है ना। मैंने एक बीकर ले लिया फॉर सपोज, और इस बीकर को मैं करूंगा बच्चों क्लोज। क्या करूंगा? मैं इस बीकर को क्लोज करूंगा, और इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा बच्चों? बताइए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्लोज करने के लिए मैंने क्या यूज किया बच्चों? क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको लिड बोलते हैं। शाबाश। तो ये हमने यूज की है
लिड, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लिड बोलते हैं, बंग नहीं बोलते हैं बेटे। बंग हम फ्लास्क वगैरह को क्लोज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं। दिस इज अ लिड। लिड हमने यूज किया, व्हाई वी आर यूजिंग अ लिड, बिकॉज हम यहाँ पर हम लोग एक और चीज इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। देखें यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, और ये जो सॉल्वेंट है ये हो सकता है कि वॉलेटाइल हो, यानी कि रूम टेम्परेचर पे उड़ना चाहता हो, तो ये कहीं बाहर ना चढ़ जाए उड़ के, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिड लगाएंगे। सो दिस इज व्हाट बच्चों, सॉल्वेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट बोलते हैं, और हमने लिड इसलिए लगाई है। सो द सॉल्वेंट, सो द सॉल्वेंट कैन नॉट escape, कहीं सॉल्वेंट उड़ ना जाए, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाई है बच्चों, लिड लगाई है। बात समझ में आती है सबको बच्चों, राइट एवरीवन? स्टॉपर नहीं, इसको हम लिड ही बोलेंगे बेटे। बीकर के ऊपर या किसी बड़े सरफेस एरिया वाले apparatus के ऊपर जब आप कोई चीज रखते हो तो उसको हम लिड बोलते हैं, ठीक है ना। ओ सॉरी, हाँ उसको लिड बोलते हैं। अगर कोई छोटे छोटे से आप जो है फ्लास्क हैं, टेस्ट ट्यूब है, उसके ऊपर आप स्टॉप करने के लिए जो लगाते हो उसको स्टॉपर, या आप क्या बोल सकते हो, बंग बोल सकते हो, ठीक है। सो ये सिचुएशन हो गई। अब क्लोज कंटेनर होना चाहिए, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, कि कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सिस्टम आपके पास क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट आ गया। अब ये जो सॉल्वेंट की लाइन है, देख रहे हो, ये जो सॉल्वेंट का लेवल है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट लेवल, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर समटाइम्स पूछ सकता है भाई सॉल्वेंट का लेवल ड्रॉ कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज सॉल्वेंट का लेवल। अब इसके अंदर हम हैंग करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर, ठीक है ना। यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर कि जो क्रोमेटोग्राफी पेपर आप लोग हैंग करोगे, दिस शुड बी दिस शुड बी टच विद द सॉल्वेंट, ठीक है ना। ये आपके पास, ये देखो मैंने सॉल्वेंट में इसको डिप कर दिया है, या सॉल्वेंट में ये लगा हुआ है। आप लोग घर पे भी इसको कर सकते हो। आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर किसी कोई भी पेपर आप हम लें और उसको किसी पानी में, किसी लिक्विड में हैंग कर दें, सो यू विल सी व्हाट बच्चों, आप लोग देखोगे कि उसके अंदर उस पेपर के ऊपर सॉल्वेंट या लिक्विड जो होगा वो राइज करना शुरू हो जाएगा, चढ़ना शुरू हो जाएगा। सो आपने याद रखना है कि इस पेपर को मैं पानी में या सॉल्वेंट में, जो भी लिक्विड है उसमें मैं टिप करूंगा, देन मैं इस पे एक बेस लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। तो मैं इसमें बेस लाइन ड्रॉ करूंगा बच्चों, एंड दिस शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल। मैं इसको ड्रॉ करूंगा विद पेंसिल, क्योंकि पेन इटसेल्फ एक डाई होता है या एक मिक्सचर होता है। अगर मैं पेन को इस्तेमाल करूंगा तो वो भी पेपर पे सेपरेट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा मेरा इसको करने का। जैसे फॉर सपोज अगर मैं कोई स्पॉट यहाँ लगाता हूँ बेस लाइन पे, कोई मैं सैंपल लगाता हूँ जिसको मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये प्योर है या इम्प्योर है, अगर इम्प्योर है तो इसके अंदर कितने फ्रेगमेंट्स हैं, इस पर कितने कंपोनेंट्स हैं, तो अगर मैंने पेन से लाइन खींच दी तो पेन भी सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वो भी मिक्सर है, ठीक है ना, और स्पॉट भी सेपरेट हो जाएगा, तो मेरा तो रिजल्ट तबाह हो जाएगा। जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा इस पर। तो मैं जो चाहता हूं स्पेसिफिक सिर्फ वही आए, तो इसलिए मैं पेंसिल से इसको ड्रॉ करूंगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आती है सबको? नेक्स्ट, अब जो सैंपल होगा उसका हम लगाएंगे इस पे स्पॉट। तो ये मैंने लगा दिया बेस लाइन पे स्पॉट। दिस इज व्हाट बच्चों, दिस इज द स्पॉट ऑफ सैंपल। ये क्या है बच्चों, आपके पास स्पॉट ऑफ सैंपल, जिसको आप चेक करना चाहते हो, जिसको आप चेक करना चाहते हो कि यार ये क्या चीज है, ये प्योर है, इम्प्योर है, व्हाटएवर, जिसको आप चेक करना चाहते हो, उसको हमने कहाँ लगा दिया बच्चों, उसको हमने बेस लाइन पर लगा दिया। इज दैट क्लियर बच्चों? अब इसको मैंने बेस लाइन पे लगाया है, इसके लिए एक और बात आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट दिस स्पॉट शुड बी दिस स्पॉट शुड बी soluble। ये क्या होना चाहिए बच्चों, इट शुड बी soluble इन रिस्पेक्टिव सॉल्वेंट। जो आपने सॉल्वेंट सेलेक्ट किया है, जो आपने सॉल्वेंट यहां पर सेलेक्ट किया है, उस सॉल्वेंट में ये स्पॉट का सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि स्पॉट और बेस लाइन जो है हमारे पास वो ब्लो नहीं होनी चाहिए, वुड नॉट would not blow the base blow
द सॉल्वेंट लेवल। सॉल्वेंट लेवल से नीचे ना चली जाए भाई। ये जो आपके पास बेस लाइन है, ये इस जिसके ऊपर स्पॉट आपने लगाया है, ऐसा ना हो कहीं आप लोग इसको मतलब सॉल्वेंट के अंदर ही डाल दें। हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि सॉल्वेंट पेपर पे राइज हो और वो स्पॉट को अपने अंदर डिसॉल्व करके पेपर पे सेपरेट करे। अगर आप इस स्पॉट को सॉल्वेंट के लेवल के अंदर तक डिप कर दोगे तो बच्चों होगा क्या, आपके पास ये जो स्पॉट है ये सॉल्युबल इन सॉल्वेंट है, तो ये नीचे ही डिसॉल्व हो जाएगा, फिर ये पेपर पे राइज नहीं करेगा। बात समझ में आती है बच्चों? तो ये एक मिस्टेक है जो कि हम लोग कर सकते हैं कि जो स्पॉट होगा उसको हम बिल्कुल अंदर तक जो है अंदर डाल दें। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे आप तो सॉल्वेंट के अंदर नीचे ही स्पॉट डिसॉल्व हो जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं आएगा। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि सॉल्वेंट लेवल नीचे होना चाहिए, पेपर से टच होना चाहिए, और जो स्पॉट है वो बेस लाइन पे होना चाहिए, और बेस लाइन में और सॉल्वेंट लेवल में डिफरेंस होना चाहिए, एक साथ जुड़े हुए नहीं होना चाहिए, वरना जो स्पॉट है वो नीचे ही डिसॉल्व होकर नीचे ही रह जाएगा, वो पेपर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो पेपर पर सेपरेट नहीं होगा। सही है बच्चों? सो ये डिफरेंस आपको क्लियर रखना है। उसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम इस स्पॉट को लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि यहां पर आपको याद रखना है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड। क्या होगी यहां पर बच्चों? कैपिलरी ट्यूब यूज होगी। कैपिलरी ट्यूब इज यूज्ड टू स्पॉट, या आप कह लें कि हम फॉर स्पॉट या फॉर स्पॉटिंग, ठीक है ना। स्पॉट लगाने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों? कैपिलरी ट्यूब यूज करेंगे, विच इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आती है बच्चों? ड्रॉपर से बहुत बड़ा ड्रॉप लग जाएगा बेटे। ड्रॉपर आप यूज कर सकते हो, सिरिंज भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे स्पॉट बहुत बड़ा लग जाएगा। हमें छोटा से छोटा स्पॉट लगाना है, ठीक है। देन अब यहाँ पर जब आप किसी पेपर को या किसी भी चीज को जब आप डिप करोगे लिक्विड में, तो लिक्विड उस पर राइज करना शुरू करेगा। अब जब पेपर डिप इस पर राइज करेगा, तो जब मैक्सिमम लेवल होगा, जो मैक्सिमम लेवल होगा जहां तक लिक्विड जाएगा या सॉल्वेंट जाएगा, तो इस लेवल को हम नाम देते हैं बच्चों, क्या? इस लेवल को हम नाम देते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इस लेवल को बोलते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। अब जब ये ऊपर राइज करेगा बच्चों, तो इसको राइज करने के साथ साथ ये स्पॉट को डिसॉल्व करके पेपर पे सेपरेट भी करेगा। तो फॉर सपोज आप देखें, मेरे पास पेपर सेपरेट हो गया कुछ इस तरह से, और 3 फर्दर स्पॉट के अंदर ये टूट गया। अब देखें, एक स्पॉट ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना, एक स्पॉट मेरे पास ये आ गया, ठीक है ना, और एक स्पॉट मेरे पास ब्लू कलर का आ गगया। तो ये जो डाई थी या जो ये भी इंक थी, ये मेरे पास 3 डिफरेंट स्पॉट्स में टूट गई, ठीक है। अगर ऐसा हो कि मेरे पास कोई एक ऐसा स्पॉट हो जो कि नजर नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल a spot which is colorless या is not, we are not able to see that, तो हम करेंगे क्या? For suppose if any spot is invisible, if any spot is invisible, अगर कोई स्पॉट हमें नजर नहीं आ रहा, लाइक ग्रुप 1 का कोई सॉल्ट है, लाइक ग्रुप 1 सॉल्ट जो होते हैं बच्चों, वो कैसे होते हैं? आपके पास कलरलेस होते हैं। तो अगर फॉर सपोज कोई ग्रुप 1 का सॉल्ट है और मुझे वो नजर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? उसके लिए फिर मैं एक इंस्ट्रूमेंट लगाऊं, या एक एक केमिकल मैं यहाँ छिड़कूंगा। उस केमिकल का नाम भी मुझे पता होना चाहिए, लाइक ग्रुप 1 सॉल्ट। तो बताएं, अगर कोई चीज मुझे नजर नहीं आ रही है और कोई स्पॉट मुझे नजर नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए मैं एक चीज इसके ऊपर क्या करूंगा? छिड़काव करूंगा, स्प्रे करूंगा। और वो क्या चीज होगी बच्चों? उसका नाम होना चाहिए लोकेटिंग एजेंट। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर के लोकेटिंग एजेंट को आप क्या करेंगे? स्प्रे करेंगे। लोकेटिंग एजेंट को आप क्या करोगे बच्चों? स्प्रे करोगे टू विजिबलाइज, टू विजिबलाइज टू विजिबलाइज द इनविजिबल स्पॉट्स, ठीक है, जो नजर नहीं आ रहे हैं स्पॉट्स आपको, तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करोगे, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि जो स्पॉट्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं, उनको देखने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? उनको देखने के लिए हम लोकेटिंग एजेंट को स्प्रे करते हैं। फॉर सपोज, एक स्पॉट मैंने और लगाया। देखें, ये स्पॉट मैंने एक और लगाया, एक और स्पॉट मैंने लगाया, और आपने देखा कि ये स्पॉट जो है मतलब यहीं रह गया।
पूरा सॉल्वेंट ऊपर तक चला गया और ये स्पॉट में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिली, इसमें सेपरेशन देखने को नहीं मिली। तो इस बात का क्या कंक्लूजन हुआ, इस बात का क्या कंक्लूजन हुआ, तो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई इसका क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दिस स्पॉट इज insoluble। क्या है बच्चों ये, this spot is insoluble in the solvent, that is why it is not separating on this paper। राइट बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सेटअप में याद रखने हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो ये इस मिस्टेक्स वगैरह आपने याद रखनी है। तो मिस्टेक नंबर 1 जो आप लोग कर सकते हो बच्चों, मिस्टेक नंबर 1 आप ये कर सकते हो कि कंटेनर आप खुला छोड़ दो। तो एक बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कंटेनर को क्लोज करना है। अगर आप कंटेनर को खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाएगा। दैट इज व्हाई आप क्या कहोगे कि यहाँ पर आपके पास क्रोमेटोग्राफी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। सेकंड, आप बेस लाइन को फॉर सपोज पेन से ड्रॉ कर दो। तो अगर आप बेस लाइन को पेन से ड्रॉ कर दोगे बच्चों, तो क्या होगा, हमारे पास पेन से ड्रॉ करने की वजह से हमारे पास यहाँ पर पेपर के ऊपर डाई के साथ साथ, मिक्सचर के साथ साथ आपके पास पेन इटसेल्फ अ डाई है, सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेपरेटेड ऑन द पेपर। तीसरी मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हो, आप ऐसा सॉल्वेंट ले लो जो कि स्पॉट को अपने अंदर डिसॉल्व ही ना करता हो, तो ये प्रॉब्लम आप कर सकते हो। चौथी चीज जो आप लोग कर सकते हो मिस्टेक, वो ये कर सकते हो कि आप लोग सॉल्वेंट लेवल को बेस लाइन से भी ऊपर ले जाओ कि स्पॉट नीचे ही डिसॉल्व हो जाए और उसके ऊपर वो ना राइज कर सके। सो दीज आर द मिस्टेक्स और द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी। बात समझ में आती है बच्चों आप सबको? कोई इशू नहीं है किसी को? ठीक है, so this is what the setup for chromatography and now we have to see some conclusions जो कि हमें पता होने चाहिए। बस ये conclusions कराऊंगा, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं। और अगर किसी का मतलब कोई मतलब सीरियस काम है तो वो वाकई कर सकता है, कोई इशू नहीं है। बाकी जो 5 मिनट या 10 मिनट की है वो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, कॉन्क्लूजन्स। अब हमें कुछ कॉन्क्लूजन्स यहाँ पर देखने हैं और हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या कॉन्क्लूजन्स यहाँ हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सो नंबर 1, फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पर एक आप देखें कि एक फॉर सपोज मेरे पास एक क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इसके ऊपर बेस लाइन है, बेस लाइन के साथ इस पर मैंने लगाया है स्पॉट। और ये स्पॉट जो है आपके पास फॉर सपोज एक एक कंपोनेंट में सेपरेट हुआ है, जस्ट एक कंपोनेंट में। तो आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? द कंक्लूजन वी हैव इज दैट दिस सब्सटेंस इज प्योर। राइट, दिस सब्सटेंस इज प्योर। तो पहली चीज जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर आपके पास सिर्फ एक स्पॉट आए तो आप क्या बोलोगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। क्या है बच्चों? ये प्योर सब्सटेंस। ठीक है। सेकंड, फॉर सपोज अगर मेरे पास कुछ इस तरह का क्रोमेटोग्राफी पेपर आए बच्चों, जिसमें एक से ज्यादा मेरे पास कंपोनेंट्स मौजूद हों। अगर कोई ऐसा क्रोमेटोग्राफी पेपर आए जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट हो, दैट मींस इट इज अ मिक्सचर। फॉर सपोज एक ये आ गया, एक मेरे पास ये आ गया, सो इट मींस कि ये आपके पास इम्प्योर है एंड इट्स मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। दिस सब्सटेंस इज इम्प्योर। ये क्या है बच्चों? आपके पास इम्प्योर है। एंड वन मोर थिंग, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, ये आपके पास 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको एक बात और ये पता होनी चाहिए बच्चों, दैट अगर फॉर सपोज मेरे पास क्रोमेटोग्राम इस तरह का। अच्छा, क्रोमेटोग्राम क्या होता है बच्चों? क्रोमेटोग्राम इज व्हेन हमने क्रोमेटोग्राफी कर ली है। क्रोमेटोग्राफी करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट मौजूद है पेपर के ऊपर, इसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर सपोज एक सैंपल मैंने यहां लगाया, दिस इज फॉर सपोज मिक्सचर ए, और मैंने एक स्पॉट यहां लगाया, दिस इज मिक्सचर बी। फॉर सपोज ये कोई टॉफी है बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये हम 2 टॉफीज बना रहे हैं बच्चों के लिए। हम ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चों के लिए मतलब पॉसिबल है कि हम इसको यूज कर सकें या हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमने मिक्सचर ए लगाया। मुझे लगता है कि मैंने इसके अंदर ये डाई डाली है, डाई ए डाली है, डाई बी डाली है और डाई सी डाली है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मेरी इन टॉफियों में ये 3 चीजें हैं। और फॉर सपोज डाई ए इज हार्मफुल, फॉर सपोज दिस डाई इज हार्मफुल। मुझे ये चेक करनी है कि क्या इस टॉफी में है
या नहीं है, तो मैं ये भी चेक कर सकता हूँ। तो होगा क्या, जब मैं इनको सॉल्वेंट में डिप करूंगा तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी सेपरेटेड। तो देखा मैंने कि एक ये इस पे सेपरेट हुआ, ये भी सेपरेट हुआ, उसके बाद ये जो है क्या नाम है, यहाँ पर ये सेपरेट हुआ। साथ साथ मैंने देखा कि यहाँ पर एक कंपोनेंट यहाँ बीच में सेपरेट हुआ, जो कि मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ मैं चलो यहाँ पर आप लोगों को सिखाने के लिए कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर भी एक चीज़ देखी। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ये सेपरेट हुआ यहाँ पर। ठीक है, और ये सेपरेट हुआ यहाँ पर। ठीक है, और फिर साथ साथ जो है हमारे पास एक और फॉर सपोज ये कंपोनेंट मौजूद है, ये यहाँ पर सेपरेट हुआ एक कंपोनेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिली हैं फॉर सपोज। तो हमें ये देखना है कि आपके पास क्या चीज़ है, मतलब इसमें हम क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, तो हमें ये देखना है। ठीक है, ये लास्ट कंक्लूजन्स हमें यहाँ देखने हैं। तो जरा देखें बच्चों, सबसे पहले तो बात हमें याद रखनी है कि जब हमारे पास हाइट सेम होती है, जब हमारे पास हाइट सेम होती है तो इसका मतलब वो कंपोनेंट सेम होता है। तो पहला कंक्लूजन जो आप यहाँ निकाल सकते हो, तो पहली बात तो आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो यहाँ पर बच्चों कि आपके पास डाई ए एंड बी आर प्योर। पहली बात तो हमें ये पता है कि डाई ए और बी क्या है, प्योर, जबकि डाई सी इम्प्योर है, और विच इज मेड बाय, जो कि डाई बी से बनी है, विच इज मेड बाय डाई बी। अब इसके अलावा भी उसमें कुछ है, बट वो क्या चीज है वी डोंट नो, राइट। लेकिन डाई सी के अंदर बी तो मौजूद है, वी कैन सी दिस, राइट। उसके बाद अगर हम मिक्सचर ए को देखें तो जस्ट लुक एट ओवर हेयर बच्चों, मिक्सचर ए में मेरे पास एक तो डाई बी मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं गौर से देखूं तो इसके अंदर डाई सी भी मौजूद है। ठीक है, और अगर मैं देखूं तो इसके अंदर डाई ए भी मौजूद है। तो सेम हाइट है ना, जिसकी हाइट सेम होती है वो सेम कंपोनेंट होता है। तो आप देखें कि मिक्सचर ए में तीनों चीजें मौजूद हैं, तीनों चीजें। तो वी कैन से दिस कि आपके पास मिक्सचर ए कंटेन्स डाई ए बी एंड सी। सो दिस इज नॉट राइट टू यूज। ठीक है ना, ये सही नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर डाई ए मौजूद है। ठीक है ना, सो इट इज हार्मफुल। ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, ये हार्मफुल टॉफी है बच्चों के लिए, सेहत के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब डाई बी को अगर आप देखो तो डाई बी के अंदर एक तो आपके पास डाई बी के अंदर सॉरी मिक्सर बी के अंदर डाई बी मौजूद है। ठीक है ना, डाई बी मौजूद है। अब इसके अंदर दूसरा वाला ऑरेंज पॉइंट नहीं है। अगर इसके अंदर ऑरेंज पॉइंट होता तो ये पूरा पार्ट इसमें मौजूद होता, डाई सी। लेकिन डाई सी का एक ही पार्ट इसमें मौजूद है, डाई सी का दूसरा वाला पार्ट मौजूद नहीं है। जब दूसरा वाला पार्ट मौजूद नहीं तो डेफिनेटली इसमें मौजूद ही नहीं है। तो मिक्सचर बी में सिर्फ डाई बी मौजूद है, सी नहीं है। और ये पता नहीं कौन सा कंपोनेंट है, वी डोंट नो, ये कोई अननोन कंपोनेंट हमारे पास आ गया है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे बच्चों इसके अंदर, हम बोलेंगे इन मिक्सचर बी डाई बी इज प्रेजेंट प्लस वन अननोन कंपोनेंट जो कि हमें नहीं पता। तो ये सारे कॉन्क्लूजन्स आप जो है क्रोमेटोग्राफी से सीख सकते हो। अच्छा, इससे हटकर एक और चीज हमारे पास होती है कि अगर हम पहचानना चाहें कि ये सब्सटेंस क्या चीज है तो हम निकालते हैं फिर बच्चों आरएफ वैल्यू। फिर हम क्या निकालते हैं, आरएफ वैल्यू, ताकि हम पहचान सकें कि ये सब्सटेंस क्या है। व्हाट इज आरएफ वैल्यू बच्चों, आरएफ वैल्यू होती है रिटार्डेशन फैक्टर व्हिच इज द डिस्टेंस। अच्छा, ये आप स्केल से जो है अपने रूलर से जो है आप इसको कैलकुलेट करते हो पेपर के ऊपर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पॉट over the distance covered the distance covered by solvent, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। तो ये आपके पास क्या होता है आरएफ वैल्यू, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पॉट ओवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट। तो फॉर सपोज मेरे पास अगर ये है, आप देखें कि यहां तक मेरे पास सॉल्वेंट, फॉर सपोज मेरे पास सॉल्वेंट यहां तक राइज किया है। ठीक है ना, तो अब देखें मैंने जो स्पॉट लगाया मैं वहीं से डिस्टेंस लूंगा। तो देखें दिस इस सेंटर से लेते हैं डिस्टेंस हमेशा। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ स्पॉट एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आप सेकंड वाले स्पॉट की बात करें तो हमेशा सेंटर से लेते हैं, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट, स्पॉट टू।
सो फॉर सपोज 1 2 3 4 5 हैं तकरीबन हमारे पास ये, तो ये समवेयर मेरे पास फॉर सपोज मैं स्केल से अगर मेजर करूं तो फॉर सपोज यहाँ तक का जो डिस्टेंस मेरे पास आया है, फॉर सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस आ रहा है 1.5, या फॉर सपोज मेरे पास ये डिस्टेंस आ रहा है बच्चों कितना, मेरे पास ये डिस्टेंस आया है फॉर सपोज, ये डिस्टेंस हमारे पास आया फॉर सपोज 1.75 सेंटीमीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है मेरे पास सॉल्वेंट का, ये डिस्टेंस मेरे पास फॉर सपोज 6 सेंटीमीटर है, जबकि ये वाला जो सेकंड स्पॉट है इसका डिस्टेंस मेरे पास तकरीबन 4 सेंटीमीटर है। तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू फॉर स्पॉट 1 इट शुड बी 1.75 over 6 and the RF value of spot 2 would be 4/6, जो कि हमेशा आपके पास अंडर 1 आएगी। हमेशा इसका जो आंसर होगा हमेशा आपके पास 1 से छोटा आएगा, क्योंकि सॉल्वेंट का डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होगा। जल्दी से बताओ बच्चों क्या आंसर आ रहे हैं। 6 है ना, यहाँ पर देखो ये सॉल्वेंट वाला जो है, ये सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है ये 6 है हमारे पास, तो नीचे सॉल्वेंट का डिस्टेंस रखेंगे ना बेटे। तो बताओ पहले वाले का आंसर कितना आया। पहले वाले का आंसर आया आपके पास 0.2 और दूसरे वाले का आ रहा है 0.29 आ रहा है। दूसरे वाले का कितना आ रहा है बच्चों, 0.66। आप देख सकते हैं कि आर एफ वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपके पास, 1 से छोटी आएगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट आर एफ वैल्यू इज ऑलवेज अंडर 1, हमेशा 1 से छोटी आएगी। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, राइट एवरी वन ऑफ यू। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और जिसको रोजा खोलना है वो रोजा खोल सकता है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।